अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट सिस्टम को, यानी ईओबीआई के इदारे को। तो वो इदारा जिसपे ऑलरेडी बहुत ज्यादा करप्शन के इल्जाम चल रहे हैं, इस इदारे की साख बहुत हद तक मुतासिर हो चुकी है। बहुत बड़े गबन और करप्शन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस इदारे के साबिक सरबराह जफर गोंदल ने इस इदारे को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं नहीं कह रहा, ये मुख्तलिफ ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये मुख्तलिफ तफ्तीशकार कह रहे हैं, और ये सारे के सारे मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, मामला चल रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ तहकीकात और तफ्तीश जारी है। मगर अब इस इदारे ने बजाय इसके कि उन तमाम चीजों से सबक हासिल किया जाता, इन तमाम चीजों से इस इदारे को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम किए जाते, मगर बदकिस्मती से चूंकि सारा का सारा पैसा वर्कर्स का है, मेरा है, आपका है, उन लोगों का है जो मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स करते हैं, उन लोगों का है जो दिन रात मजदूरी करते हैं, और उनके पैसे को बजाय इसके कि उन्हीं की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता, उन्हीं की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता, ईओबीआई ने बदकिस्मती से एक बार फिर उस इदारे को उस बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए हैं। और वो प्रोजेक्ट्स तकरीबन जो 17 के करीब प्रोजेक्ट्स थे, वो प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा सवालिया निशान थे, वो प्रोजेक्ट्स जिनको लेने वाला कोई नहीं था, और ईओबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस थे कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट्स मार्केट से महंगे दामों खरीदे और सिर्फ करप्शन माफिया किकबैक्स हासिल किए हैं, करप्शन माफिया को इसमें बेहतरी पहुंचाई है, इसका मुनाफा पहुंचाया है, और खुद इसमें बहुत ज्यादा कमीशन हासिल किए हैं। उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा तौर पे फाल बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो किस तरह किया जा रहा है, वो बिल्कुल दोबारा से उस पैसे से किया जा रहा है जो पैसा अवाम का है, जो पैसा मेरा और आपका है। मैं थोड़ी सी आपको अगर डिटेल बताऊं कि ईओबीआई है क्या, तो ईओबीआई की इस इदारे को कायम किया गया था वर्कर्स की बेहतरी के लिए, और इसका जो फार्मूला रखा गया था, जिस फार्मूले पे अमल दरामद किया जा रहा है, वो ये था कि तकरीबन हर वर्कर मिनिमम तनख्वाह जो गवर्नमेंट ने रखी थी 8,000 रुपये, उस हिसाब से हर वर्कर जो है वो 80 रुपये अपनी तनख्वाह में से इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। और जो इदारे हैं जिन्होंने अपने आप को ईओबीआई में रजिस्टर करवाया हुआ, जो ईओबीआई के साथ चलते हैं, और 60 साल जब आप अपनी रिटायरमेंट की एज पे पहुंचेंगे, तो जहां इदारे आपको पेंशन देंगे, जहां इदारे आपको फैसिलिटेट करेंगे, वहां पे गवर्नमेंट भी आपको फैसिलिटेट करेगी उस अमाउंट से जो उन्होंने आपकी नौकरी के दौरान आपके मुख्तलिफ इदारों से हासिल किया है। और 8,000 रुपए के हिसाब से 5% हर इदारे पे लाजिम है कि वो अपने एम्प्लॉय का जमा कराए, जो तकरीबन 480 रुपए बनते हैं। हालांकि अगर हम इस वक्त मिनिमम वेजेस पे जाएं तो वो 13,000 रुपए रख दी गई है, मगर अनफॉर्चुनेटली ईओबीआई में आज भी 8,000 रुपए मिनिमम वेज के हिसाब से मालिकान से 5% यानी 400 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 80 रुपए हर बंदा इसमें कंट्रीब्यूट करता है, यानी 480 रुपए मेरी तनख्वाह में से मेरे मालिकान, मैं, आप, आपके मालिकान और आपकी तनख्वाह से ईओबीआई को जा रहे हैं। और ये पैसा जो आपको 60 साल की रिटायरमेंट की एज में मिलना है, वो पैसा जो है इस वक्त लुटाया जा रहा है मुख्तलिफ उन प्रोजेक्ट्स पे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल यहां पे शेयर कर दूं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट की अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही है। ईओबीआई ने जो 17 के करीब इनके प्रोजेक्ट्स थे जिन पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान थे, एक बार फिर 80 करोड़ रुपए, जी हां 80 करोड़ रुपए एक बार फिर इन प्रोजेक्ट्स में झोंक दिए हैं, और अभी तक इन प्रोजेक्ट्स का कोई वाली वारिस नहीं है। ईओबीआई को इनसे 1% का फायदा भी हासिल नहीं हो रहा, और सिर्फ जबानी जमा खर्च करके पैसे उसमें डाली जा रहे हैं। मैं ये बताता चलूं कि पहले इन प्रोजेक्ट्स पे तकरीबन 21 अरब 54 करोड़ रुपए लगाए गए थे। ये वही रकम है जो मेरे और आपके ईओबीआई फंड से लगाई गई थी। मकसद इसका यह था बुनियादी तौर पे कि शायद इस रकम से एक मुतवातर, एक कंटिन्यूस आमदनी जो है वो शुरू हो, और जो 60 साल की उम्र तक लोग पहुंच रहे हैं उनको इसका बेनिफिट पहुंचाया जा सके, इन्वेस्टमेंट की जा सके। इदारा भी इसी मकसद के लिए बनाया गया था, मगर उन प्रोजेक्ट्स पे सवालिया निशान था। 21.5 अरब जहां जाया हुए, जहां डूबे, वहां पे एक बार फिर 80 करोड़ पे उसमें डाल दिए गए हैं। और इसमें ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, ये वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 नवंबर 2015 को ये रिपोर्ट्स जो हैं वो एक बार फिर वफाकी हुकूमत को भिजवाई गई हैं, और उसमें जो ईओबीआई का झेली इदारा है प्राइमा को, यानी ये वो इदारा जिसको किसी जमाने में सिर्फ और सिर्फ कमीशन माफिया से डील करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों और चहीतों को नवाजने के लिए बनाया गया था। इस इदारे के कयाम के ऊपर ही ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठा दिया, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ये इदारा प्राइमा को, जो ईओबीआई के तमाम स्टेट्स के मामला को, तमाम प्रॉपर्टी के मामला को डील करता है, ये इदारा गैर कानूनी है। इसके कयाम का इस इदारे में
इस सूरत हाल में कोई जवाब नहीं बनता था जब पहले ही ईओबीआई के पास उनका एक विंग था प्रॉपर्टी का स्टेट का जिसको डील कर रहा था। लिहाजा प्राइमाको के ऊपर ये एलिगेशंस ईओबीआई में के ऑडिट में लगाए गए हैं कि इस इदारे का कयाम बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे था। ईओबीआई के मामला हैं क्या और इन मामला को क्यों सही तौर पे डील नहीं किया जा रहा, इस हवाले से बात करने के लिए कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अजमत अली रहमानी, ये रिपोर्टर है मकामी उर्दू अखबार उम्मत के। मैं इनसे बात शुरू करता हूं। अजमत, मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त ईओबीआई के ऑलरेडी ये जो 17 प्रोजेक्ट्स थे जिनमें से 14 ये डिसाइड कर चुके हैं कि ये इनको बेचेंगे, तो 80 करोड़ पे लगाने का जवाब क्या पैदा होता है जबकि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स निल हैं, फ्लॉप हैं, डंप हैं, इनसे उन्हें ऑलरेडी कोई आमदनी नहीं हो रही, तो क्यों इस पे इन प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाया जा रहा है? वो ऐसे है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया तो आपको वो जो आपने इश्तिहारात दिए थे इन्होंने इस सारे मामले का फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए, और फॉरेंसिक ऑडिट के ये इंतहाई आखिरी लेवल का वो ऑडिट होता है जिसमें तमाम जावियों से तमाम तफ्तीशी लोग इसमें शामिल होते हैं और वो इस चीज़ का ऑडिट करते हैं। वो इन्होंने इश्तिहारात भी दिए, सारा कुछ हो गया, उसके बाद वो 3 साल गुजर गए हैं, वो फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ एक दफ़ा फिर सामने आई है। अब आप देखें अजमत, मुझे ये बताइएगा कि प्राइमाको के ऊपर क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। प्राइमाको की सारी इन्वॉल्वमेंट है इस रियल एस्टेट के सारे बिजनेस के अंदर जो ईओबीआई का है, तो प्राइमाको जब गैर कानूनी करार हो गया तो प्राइमाको किस तरह इन्वेस्ट कर सकता है इसमें? ये देखें आप, ये वो मैन नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है कि ईओबीआई ने एक इदारा कायम किया था आज से 10 बरस कबल। तो अब जब ऑडिट टीम ने, क्योंकि ये ऑडिट टीम कुछ इदारे ऐसे हैं कि ऑडिट वालों को ये कहा गया है ऊपर से कि आपने इनका ऑडिट इस दफा सही मायनों में करना है, जिनमें से एक ईओबीआई भी है। ईओबीआई का जब उन्होंने बारीक बीनी से ऑडिट किया है तो उसमें ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है, बड़ी अच्छी चीज़ कि आपने ये इदारा ही प्राइमाको जो रियल एस्टेट का आपने इदारा बनाया है यही इलीगल है। जब ये इदारा इलीगल हुआ तो इसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो तो सारी इलीगल हुई। वो तो सारा देखे ना, ये उस गरीब का पैसा है जिस गरीब की दस्तरस नहीं है कि वो एक अखबार के पास जाए, वो किसी थाने में जाए, किसी कचहरी में जाए, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती 60 साल बूढ़े शख्स की। आप भी जानते हैं, इसी माशरे में रहते हैं कि 60 साल बूढ़ा शख्स वो अपने राइट के लिए कहां जाएगा, और ये तो इतनी बड़ी अमाउंट है कि कोई एक इस पे आ भी नहीं सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईओबीआई के इस मामले पे दोबारा हम आपसे बात करते हैं। प्राइमाको गैर कानूनी है तो जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वो किस बिहार पे कर रहे हैं, ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो फिर क्यों इन प्रोजेक्ट्स में जिनके पहले ही ऊपर बहुत से सवालिया निशान थे, इन प्रोजेक्ट्स को क्यों उठाया जा रहा है, ये सब कुछ जानते हैं मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले ईओबी स्कैंडल में जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है हम आपको वो बता रहे थे। अजमत के पास दोबारा चलते हैं। अजमत, ये बताइएगा कि जो कराची में इनके फ्लैट्स हैं, जो रिहायशी प्रोजेक्ट्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, कराची जैसे शहर में जहां पे लोग रिहाइश के लिए दर बदर फिरते जा रहे हैं, शहर एक्सपेंड होता जा रहा है, वहां शहर की जो प्राइम लोकेशंस हैं वहां पे ये खाली प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, इनकी थोड़ा रियलिटी से हमारे नाजरीन को बताइएगा कि एक्चुअल सूरत हाल यहाँ पे क्या है। हसनात, देखें इनके अभी कराची में 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बड़े मशहूर प्रोजेक्ट हैं जो इनकी तकमील उनकी हो चुकी है, बरसों गुजर चुके हैं, वो अभी तक इन्होंने किराए पे नहीं दिए हैं। उनमें से एक सबसे आपने इस्लामाबाद में भी इसका नाम सुना होगा, अवामी मरकज़ कराची में एक बड़ी मशहूर मार्केट है इसकी, तो वो पूरा उसका बड़ा केस चला था, वो अभी ईओबीआई के पास मौजूद है, जिसमें मुतअद्दिद दफातर जो इस वक्त भी उसके हैं वो खाली पड़े हुए हैं। दूसरा इनका नाजमाबाद में रीजन ऑफिस है जिस पे 2 फ्लोर तो इनके ऑफिस में ज़ेर इस्तेमाल हैं और बाकी 6 से 8 जो इनके फ्लोर्स हैं वो मुकम्मल खाली हैं, जो रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाए गए थे जिनमें लोगों को रिहाइश फराहम करनी थी। लेकिन ईओबीआई इस पे क्या कहता है? क्यों ईओबीआई जो है इन पर्टिकुलरली जो ये एरियाज हैं जो कमर्शियल हैं, रिहायशी हैं, इनको क्यों रेंट आउट नहीं कर रहा? कम से कम एक इनकम तो जनरेट होगी ना। ईओबीआई की इंतजामिया से जब हमने बात की, इस पे हमने रिपोर्ट्स की, तो उनका यही कहना है कि जी ये देखें हमने पैनाफ्लेक्स लगा दिए हैं कि किराए के लिए जगह खाली है। भाई आपने एक इदारा बनाया हुआ है और उसके लिए आप पैनाफ्लेक्स लगा रहे हैं कि जी किराए के लिए खाली है। अच्छा, मुझे अजमत जी बताइएगा कि जो 80 करोड़ पे इन्वेस्ट किए गए हैं वो एक्चुअली कहां पे इन्वेस्ट किए गए हैं इन प्रोजेक्ट्स में? उससे किया क्या गया? अगर 80 करोड़ लगाने के बाद भी इन डूबे प्रोजेक्ट्स की हालत नहीं सुधरनी, इन्होंने दोबारा रेंट पे नहीं चढ़ना, इनसे कोई आमदनी नहीं होनी, तो फिर इस 80 करोड़ का फायदा क्या?
सर कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। देखें ये पैसा मजदूर का है, किसी और का होता तो ये अभी तक इसको आया भी हो चुका होता और इनको लगाने में भी पता होता कि कैसे लगाते हैं, लेकिन बात यह है कि ये पैसा मजदूर का है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि अभी लाहौर के अंदर एक प्रोजेक्ट इनका चल रहा है जिसका बीओटी में जो सीमेंट मंजूर किया गया था वो अगर 1000 रुपए की एक बोरी है तो इन्होंने वो मंजूर शुदा सीमेंट नहीं लेके बल्कि 400 रुपए की बोरी ले ली। जी बिल्कुल, बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस हवाले से ईओबीआई को डिफेंड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रियाजुद्दीन, ये डीजी हैं इन्वेस्टमेंट के ईओबीआई में। हमसे बात करते हैं। रियाज साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ईओबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठते जा रहे हैं। एक बार फिर से जफर गोंदल साहब वाला मामला सारे के सामने, एक बार फिर ये कहा जा रहा है जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है 2014-15 की आपके हवाले से कि जो 21.5 अरब रुपए के मंसूबे शुरू किए गए थे जो मुकम्मल नहीं थे, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन से, एक बार फिर उसमें 80 करोड़ पे झोंक दिए गए हैं। प्राइमा को बिल्कुल गैर कानूनी करार दे दिया गया है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए ये जो जी इंटरिम अभी रिपोर्ट है ना, अगर इसका ऑडिट पैरा बनेगा तो पीएसी में जाएगा, वहां पे डिस्कस होगा सर। मेरी गुजारिश है कि इट इज देयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड इफ देयर ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एंड इट कैन नॉट बी ओवरकम तो फिर इसका ऑडिट पैरा बनेगा, पीएसी में जाएगा सर। ठीक है, अच्छा। और ये वो कह रहे हैं कि 130 के करीब सवालात पूछे गए थे ईओबीआई से, जिनमें से 32 के करीब ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक जो है वो ईओबीआई ने नहीं दिए। ये बात करेक्ट है सर। ऑडिट जो है गवर्नमेंट ऑडिट ईओबीआई में बहुत अरसे बाद हुआ है जी। ये भी जो प्राइमको की भी जो क्रिएशन का मसला जो कह रहे हैं इलीगल है, ये भी 10 साल पुरानी बात है। ठीक है, तो अभी अच्छी बात है कि ऑडिट हो गया है और अगर हम लोग ये सवालों के जवाब नहीं दे सके तो ऑब्वियसली देयर बी इलीगल एक्ट और दे कैन बी रेक्टिफाइड, क्योंकि पीएससी के सामने होंगे। लेकिन रियाज साहब आप नहीं समझते, चूंकि ये लोगों का पैसा है, देखिए मेरी तनख्वाह में से भी ईओबीआई करता है और आई एम श्योर कि आपकी तनख्वाह में से भी वो पैसे करते होंगे, तो एटलीस्ट ये मेरा आपका पैसा है जो हमें रिटायरमेंट में मिलना था और इस किस बेदर्दी के साथ इसको मिसयूज किया गया, तो इस पे कम से कम हम अपने पैसे का डिफेंड तो खुद कर सकते हैं ना, जिसमें हम उस इदारे का हिस्सा हो। नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात बजाय, इससे कोई दो राय नहीं है। तो इस पे कम से कम आप लोगों को जो किसी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं उन्हें खुद से कोई स्टेप इस पे लेने चाहिए या नहीं सर? जी हम लोग तो जी सारे स्टेप्स ले रहे हैं। अगर आप ये तो बहुत मतलब के छोटा सा अरसा होगा जिसके अंदर मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता सकूंगा, लेकिन इफ यू वांट डिटेल्स तो जो है आप आके देखें कि व्हाट वी आर डूइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन सर। जो मलीर के आपके अपार्टमेंट्स हैं वो वैसे पड़े हैं, नाजमाबाद वाले आपके जो कमर्शियल एरिया वो वैसे पड़े हैं, तो लाइक इफ यू गाइज आर सो सीरियस टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स तो आपको कम से कम जो प्रॉपर्टीज जाया हो रही हैं, वहां चोरियां हो रही हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कम से कम उन चीजों को तो सही करना चाहिए सर। मेरी गुजारिश है कि द केस इज सब जुडिस इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर अगर वो चीजें पेंडिंग हैं तो फिर उसके ऊपर 80 करोड़ पे किस तरह लग रहे हैं, उस वक्त से सब जुडिस नहीं है? सर देखें वो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वी कांट ब्रिंग देम टू अ हॉल्ट, दैट वुड कॉज अ फर्दर लॉस टू द प्रेशियस ट्रस्ट फंड दैट वी हैव। ठीक है जी, तो आप उनको जो है जब उस पे 80 करोड़ लगा रहे हैं तो उसको रेंट आउट नहीं कर सकते, उसका फाइनेंशियल बेनिफिट गेन नहीं कर सकते? सर देखें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जब कंप्लीट होते हैं तभी उनका बेनिफिट होता है ना। इफ यू लीव देम इन द लर्च इन द मिडल ऑफ द वे तो वो किसी को कोई फायदा नहीं देंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस। एब्सोल्युटली। और जो सर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं उसके ऊपर भी नहीं काम कर सकते आप? सर प्रोजेक्ट तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं जो सबजुडिस हैं इसके अंदर कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम हो रहा है सर, और वो इतने जल्दी जो है एट अ ड्रॉप ऑफ हैट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकते। ऑलरेडी कोई 2 साल का उनके अंदर डिले आ चुका है। ठीक है जी सर। और उस 2 साल के डिले से जो आपकी कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वो भी तो बहुत बढ़ गई होगी सर। दैट वुड हर्ट एनीवन। ओके, तो उसका बेसिकली जो असल नुकसान हो रहा है वो तो फिर वर्कर्स को हो रहा है ना जी? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और रियाज साहब मुझे ये भी बताइएगा कि चूंकि आप लोग अभी तक 8,000 रुपए के हिसाब से मिनिमम वेजेस 8,000 रुपए के हिसाब से मालिकान से मेरे ख्याल है 400 रुपए फी पर्सन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो 13,000 रुपए लेस सैलरी जो है वो मिनिमम सैलरी जो है वो फाइनलाइज कर चुका है, तो इसका नुकसान तो आप किसको, वर्कर्स को नहीं पहुंचा रहे? सर इसके अंदर जो है फेडरल गवर्नमेंट वाज वेरी काइंड, उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन की थी व्हेन दे अनाउंस द इंक्रीज इन द मिनिमम वेजेस 13,000। अभी उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है। सो इन्होंने नेशनल असेंबली ने वेरी ग्रेशियसली उसको पास कर दिया, अभी सेनेट के पास पेंडिंग में है
and once the Senate clears it, then it's going to be. नाज़रीन, आपने डीजी इन्वेस्टमेंट ईओबीआई की बातें सुनी, वो क्लैरिफाई कर रहे थे, कुछ चीजों को उन्होंने बिल्कुल एडमिट किया है। वो कह रहे हैं कि बाकी 32 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा। इस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट पैरा सामने आएंगे, मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाएगा तो वहां पे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी सामने आएगी और ईओबीआई भी अपना वर्जन वहां पे देगी। मगर कुछ इरेगुलरिटी ऐसी है जिसको उन्होंने खुद एडमिट किया। मजीद आगे चलेंगे, वर्कर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सुनाएंगे, मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले ईओबीआई के डीजी इन्वेस्टमेंट खुद मान रहे थे कि बहुत ज्यादा ऐसे सवालिया निशान हैं इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जिसके हवाले से ईओबीआई कुछ कहने से कासिर है। ताहम उनका यही कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक उनका हक पहुंचाया जा सके। इसकी मिसाल बेहतर तौर पे वर्कर्स ही बता सकते हैं जिनका ये पैसा और वर्कर्स थे। वर्कर्स की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ रेहान शाह मौजूद हैं, ये चेयरमैन हैं सिंध वर्कर्स फेडरेशन के, और स्टूडियो में हम इनको खुशामदीद कहते हैं। रेहान साहब, ये बताइएगा कि क्या वाकई ही ईओबीआई जो है उसके इकदाम से वर्कर्स मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि जो वर्कर्स का पैसा उनकी तनख्वाहों से काटा जा रहा है, जो मालिकान से वसूल किया जा रहा है, वो पैसा वर्कर्स को रिटायरमेंट में मिल रहा है? सिराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉन टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वर्कर बिल्कुल ये ईओबीआई की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इसके मौजूदा जो मिनिस्टर हैं वो नामालूम हैं, उसके जो सेक्रेटरी हैं वो भी नामालूम हैं, और इसके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं वो भी नामालूम है। और ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये मजदूरों के पैसे के ऊपर डकैती डलवा रहे हैं, गीगा करप्शन करवा रहे हैं। और आपको बताऊं कि मेहनत कशों का पैसा जो है एक यानी कि इदारे से उनके वसूल कर ली जाती है, लेकिन उनकी उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाती। अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाती है तो उनको पेंशन लेने में बेइंतहा तीन माह चक्कर लगाना पड़ते हैं। और 480 बेसिकली किस तरह वर्कर्स को जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन से महरूम किया जा रहा है? क्या मालिकान इसमें शामिल हैं? क्या ईओबीआई के अमले की मिली भगत है? क्यों वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पा रही? देखिए, ये फील्ड ये ऑफिसर जो यूबीआई के हैं वो पिछले ये जो तकरीबन जो है 2008 के बाद ये हुआ है कि ये यहाँ पे करप्शन का जो बाजार गर्म हुआ, वो फील्ड ऑफिसर जो है उन्होंने पीपुल्स पार्टी के जो है उन्होंने क्या किया कि नज़र गोदल साहब और ये अपने खुर्शीद शाह साहब जो है जो पीपुल्स पार्टी के रहनुमा उस वक्त लेबर मिनिस्टर भी थे, और ये नज़र गोदल साहब भी थे, इन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों को भर्तियां यहाँ पे की। और 400 के करीब, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के मुलाजमिन ने यानी कि केस किया, उसके बाद वो फारिग हुए। लेकिन वो फील्ड ऑफिसरों ने ये किया कि जाते वक्त वो गाड़ी भी ले गए। आप उनकी जरूरत देखें, 167 ऑफिसर जो है सरकारी जीपी नंबर प्लेट की गाड़ियां भी वो लेकर के गए, लैपटॉप लेकर के गए। और वो क्या करते हैं कि मालकान के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि कितने स्टाफ हैं आपके पास, यानी कि। और आपको इसमें एक बात और इजाफा करूं कि जिस सनत में मजदूर जो है, मजदूर का भी रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे जो अफसरान हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी भी कंट्रीब्यूशन, टोटल एम्प्लॉइज मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन होती है, तमाम मुलाजमीन की होगी। हाँ, और वो उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कहते हैं कि ठीक है, वो मुका वहाँ पे चलता है कि भाई ठीक है, आप ऐसा करें क्या 50-50 कर लें। आप 50% की रजिस्ट्रेशन कराएं, 50% की नहीं। यही पूरे पाकिस्तान में सनती इदारों में ये हाल चल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि 480 रुपए जो है वो हमारी तनख्वाहों से काटी जाती है। चले उसमें मालिकान का कंट्रीब्यूशन भी। अच्छा रेहान शाह साहब, मुझे ये बताइए कि क्या 480 रुपए में 80 रुपए तो तनख्वाह में से कटते हैं मेरी आपकी, 400 रुपए फी पर्सन मालिकान ऐड करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जो 480 रुपए हैं, 60 साल की उम्र में जब मजदूर ऑफिशियली रिटायर्ड होता है और ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो उसको पेंशन दे और महाना उसको कुछ एक वो रकम दे, तो अभी तक आपने देखा है कि ईओबीआई से आपके मजदूरों को कोई पेंशन की अदायगी का सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए, मजदूर जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको तो पेंशन जो है ना उनको मिलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा, क्योंकि
इसलिए कि आप ये देखें कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये पिरामा को कंपनी जो है, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। आप ये देखें कि इसमें 3D सिनेमा बनाए जा रहे हैं, 5 स्टार होटल बनाए जा रहे हैं। यानी कि आप ये देखें कि इन सब चीज़ों से मजदूर को क्या फ़ायदा होगा। और इसके ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के पीछे ये पॉलिटिकल लोग शामिल हैं जो ये बाद में ये हथिया लेंगे इसको, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट को। और ये देखें कि कितने महंगे दामों ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजदूरों की रकम से जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उस रकम से मजदूरों को कोई फायदा नहीं है, ना तो उनकी बेहतरी है, ना कोई कमर्शियल एक्टिविटीज उनके लिए है, ना कोई डोमेस्टिक एक्टिविटी उनके लिए है, बल्कि ये जानबूझ के ऐसे प्रोजेक्ट्स रखे जा रहे हैं जो कल को सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाया जाएगा और इन्वेस्टर्स उसको काबू कर लेंगे। और इसमें ये देखें कि जिन सियासी पार्टियों ने ये इसमें इन्वॉल्व हैं, अब इजी पैसा आप देख लें, इजी पैसा के थ्रू जो ना इन्होंने देना शुरू किया पेंशन। उसमें वो एक निजी बैंक है, यानी कि तामीर बैंक। आप देखें यहाँ पाकिस्तान में MCB बैंक है और देकर बड़े बड़े बैंक हैं, उनको देने की बजाय एक तामीर बैंक का जो MD था नजीम साहब, वो शीरी रहमान साहबा के शौहर हैं। उनको उठा करके ज़ाब्ता इखलाक से हट करके उनको जो ना 5 अरब रुपए दे दिया। यानी करप्शन का बाजार देखेंगे कोई रिहान शाह साहब कहने का मकसद ये है कि वर्कर्स को अप्लाइज करने की बजाय जहां जहां रिश्तेदारी है वो निभाई जा रही है, जहां जहां जिसको अप्लाइज किया जा रहा है वो किया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, कुछ हमने वर्कर से बात की, वर्कर से जाना कि EOBI क्या है, उसके बारे में उन्हें कितना इल्म है, किस तरह क्या उन्हें उनकी जो पेंशन है वो मिल रही है, नहीं मिल रही है, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइए आपको सुनाते हैं। ये सरासर मजदूरों के साथ ज़्यादती है, ये ब्लैकमेलिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और इसमें सारे इदारे जो है वो शामिल हैं। इन्होंने ये जो अभी जो ज़मीनें ख़रीदी हैं नाकारा, और जो बिल्डिंगें बनाई हैं जो किसी इस्तेमाल में नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं होती। मैं ये सिंध गवर्नमेंट की भी बददियानती है, और दूसरी इनकी नज़रें जो है वो इनके फ़ंड पे हैं। बाकी जो बचा कुचा है, जो कुछ इन्होंने नाजायज़ करना था वो कर लिया। वर्करों के पैसों के ऊपर ये जो लूट मार लगाई हुई है, ये जो बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हैं, चेयरमैन, उससे नीचे जितने बड़े बड़े वो करप्शन में मुलव्वस, इंतहाई बेदर्दी से मजदूरों का जो फंड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है ना सरासर ज्यादती हो रही है और उस पर कोई पूछगछ करने वाला नहीं है। इस पर और ज़्यादा अफसोस होता है। मुझे परेशानी ये भी सी है कि असाज़े अगर सिंध हुकूमत के पास आएंगे तो सिंध हुकूमत पहली करप्शन की जड़ बन के बैठी हुई है। उसकी जड़ें जो करप्शन की पूरे सिंध में फैली हुई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो करप्शन है ये ख़त्म हो। EOBI तो इस वक्त तबाही के दाड़े में हमारे हिसाब से खड़ी हुई है, क्योंकि इसके नोचने के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग सोच रहे हैं। जो इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं या बिल्डिंग्स खरीदी हैं वो टोटल मतलब वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, पैसा खाने के लिए कमीशन। अब उनको मुख्तलिफ़ ज़रियों से नोचा जा रहा है EOBI को। मज़दूरों को देने के बजाय अपने ज़ाती मफादात के लिए उसको कुर्बान किया जा रहा है। ऐसी बिल्डिंगें, ज़मीनें खरीदी जा रही हैं जो कौड़ियों की मोल है, उनको करोड़ों में लिया जा रहा है। इस तरह एक वक्त वफाक में था तो मज़दूरों को ये पैसे मिल रहे हैं, पेंशन मिल रही है। अगर ये सूबों में डिवाइड हो जाएगी, और सिंध में, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सिंध में करप्शन कुछ ज़्यादा है। नाज़रीन, वर्कर्स का अहवाल आपने जाना, वर्कर्स से हमने पूछा और उनकी जो सारी कहानियां थी वो आपने सुनी, उनके क्या मसाइल हैं, किस तरह वो लाइनों में लगते हैं अपनी पेंशन लेने के लिए, किस तरह की मजबूरियां उनकी हैं और क्या मुश्किलात हैं वो आपने जानी। प्राइमा को क्या है, प्राइमा को के जो मौजूदा CEO हैं हम उनसे जानेंगे, अजमत से भी बात करेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि वर्कर्स इस बारे में क्या कहते हैं, क्या उनकी रिजर्वेशन है उस रकम के बारे में जो उनकी है, और उस रकम से किस तरह जो है वो इन्वेस्टर्स को नवाजा जा रहा है, वो तमाम सूरतें हम आपको बता रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, जिसके मुताबिक जो प्राइमा को कंपनी है जो EOBI ने बनाई थी इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वो गैर कानूनी है। प्राइमा को क्या वाकई गैर कानूनी है? क्यों प्राइमा को जो है वो इन गरीबों की रकूम के साथ सरमायादारों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है? और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली जान, ये CEO हैं प्राइमा को के। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि प्राइमा को तकरीबन 10 साल पहले बनाया गया और ऑडिट रिपोर्ट वाज़े तौर पे कह रही है कि प्राइमा को जो है वो गैर कानूनी है। तो ऐसी क्या वजूहात है जब प्राइमा को गैर कानूनी है तो वो किस तरह इस इदारे का निज़ाम चला रही है,
किस तरह तमाम मामला को देख रही है और किस तरह फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रही है? मैनेजमेंट डिड नॉट क्रिएट द प्रेमको, इट वाज क्रिएटेड आफ्टर वेरी केयरफुल डिलिब्रेशन। पहला सवाल ये उठता है कि 2006 के बाद जब ऑडिट किया था तो उसने क्यों नहीं कहा था कि कंपनी क्यों इलीगल क्रिएट हुई? नाउ दे आर अटैकिंग द लेजिटिमेसी जस्ट टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड chaos. दिस इज गाइडेड। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि जो करप्शन ईओबीआई में हुई है, क्या आप उसको मानते हैं और आप समझते हैं कि उस करप्शन की वजह से ईओबीआई का जो सारा निजाम था वो तबाह हो गया, वो खत्म हो गया, इस इदारे की वो साख नहीं रही जो होनी चाहिए थी? अब उन्होंने पोर्ट इक्विपमेंट जो मंगवाया वहाँ से, जो एयर कंडीशनिंग का दूसरी चीज़, पोर्ट इक्विपमेंट आया कि सिक्योर्ड एडवांस के अगेंस्ट। सिक्योर्ड एडवांस का मतलब है कि जब आप साइड पे लेके आ जाओगे तो 75% आपको पेमेंट कर दी जाएगी। अब उन्होंने ये कर दिया, उसको चेंज करा लिया जफर गोंदल से स्टाम्प पेपर के ऊपर, एक और उन्होंने कंट्रक्चुअल फैसिलिटेशन दे दी थोड़ी देर बाद। तो उसके अंदर उन्होंने ये कर दिया कि जी जब मैं एलसी खोलूँगा तो 40%, जब सामान उधर आ जाएगा तो 65%। उसने उसको चेंज कर दिया, विच वॉज नॉट अप्रूव्ड। यानी कि वी आर नॉट डिफेंडिंग आवर मैनेजमेंट ऑफ प्रेमको ऑल्सो। पब्लिक का पैसा, मजदूरों का पैसा 60% वो पैसा भी निकाल दिया गया। देखिए उस दफ्तर में सारे डीजी बैठे हुए, तो टॉप मैनेजमेंट के को माइनस करके जो डिसीजन यहाँ पे करवाएगी और बाद में उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराया गया, कुछ को मिलाया गया, क्लोजन कराएगी, किसी को नॉन क्लोजन में रखा गया। अच्छा, नो ऑफिसर ऑफ द प्रेमको इज चार्ज्ड और कन्विक्टेड। वो कहते हैं जी करप्शन का गढ़ है, इसलिए कि ये वो आखिर में स्केप गोट है, आखिर में वो यतीम सी है चीज़ जो बोल नहीं सकते। अगर हमने फैसिलिटेट किया तो एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की, तो एफआईए मेरे किसी मैनेजर फिनांस को या ऑडिट को, किसी बंदे को पकड़ लेती, रियल एस्टेट वाले को, कि जी आपने इनको फैसिलिटेट किया, आपको हम चार्जशीट कर देते हैं या एफआईआर आपके अगेंस्ट कर देते हैं। अच्छा, आपने अभी जफर गोंदल की बात की, तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि कहा यह जा रहा है कि जो सारी इन्वेस्टमेंट्स थी उसमें लोगों को ऑब्लाइज किया गया, ईओबीआई ने बिल्कुल जो मार्केट रेट से बढ़ के जो प्राइसेस थी वो पे ऑफ की। ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेंडिंग है और इस हवाले से मैं उस पर मजीद जिक्र नहीं कर सकता, मगर आप समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की गई वो सिर्फ एक खास सूबे में की गई और खास लोगों को ऑब्लाइज किया गया? ऐसा ये हुआ है कि बहुत सारे यहाँ से जो एम्प्लॉइज निकलते हैं उनको गाइड किया जाता है कि आप अवॉर्ड्समेंट में हमारे खिलाफ केस करो। आपके पास जो न्यूज़ की क्लिपिंग मौजूद है वो 2 साल पुरानी को दोबारा तेज़ करके, जैसे कहते हैं ना, रीगार्निश करके दोबारा से रेसिपी में डाल दिया गया, इसलिए जस्ट टू वो कंट्रोवर्शियल हुए हैं, हम कंट्रोवर्शियल हो जाएं और एक कन्फ्यूजन क्रिएट करो, और ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट करो जिस तरह 18th अमेंडमेंट ने क्रिएट कर दी। हम जफर गोंदल को भूल गए, हम अपने सूबाई शेर में लड़ाइयाँ शुरू कर दी हमने, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने आपको शुरू में एक बात बताई है, वो ये बात बताई है कि जी मैं आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 1 ईयर, 1 साल के दौरान 1 पैसे का ज़ाया होना, ये चोरी, नॉट मी, entire staff deployed across the country, is not a big credit. The second is within 6 months rental की revenue को increase करना, this is a magic, this is a magic। तो अभी अब खबरें इसका देखें कि वो क्या लिखा हुआ अंदर से, ये क्या चीज़ लिखी है। अच्छा, ये कोई पैसा मेरे पास नहीं आता इस तरह, एक प्रॉपर प्लान के तहत इनफ्लोज जो हमें होती हैं, कैश इनफ्लोज, हमें 200 मिलियन 300 मिलियन एक एक चीज जस्टिफाई करके विद अप्रूवल ऑफ ईओबीआई करने। नाज़रीन, आपने बातें सुनी ब्रिगेडियर अमजद की और उनका यही कहना था कि वो अपनी इतनी कोशिश कर रहे हैं कि इस इदारे का निज़ाम बेहतर तौर पे चलाया जा सके, मगर सवाल ये पैदा उठता है कि जो एक इदारा इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी है, वो किस तरह से, चाहे उसमें आप जो भी स्टेप्स ले लें पॉजिटिव या नेगेटिव, जब वो इदारा गैर कानूनी है तो उसके तमाम स्टेप्स भी गैर कानूनी है। इसी हवाले से मैं दोबारा जाऊंगा कराची स्टूडियो और अजमत अली रहमानी मौजूद है। अजमत, मुझे ये बताइएगा, आप इस तमाम मामला को कवर करते रहे हैं, जब ऑडिट रिपोर्ट इदारे को गैर कानूनी कह रही है तो उसके सरबराहान जो मर्जी स्टेप्स लेते रहे वो किस तरह कानूनी हो सकते हैं? देखें असनाद साहब, बात यह है, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, मुझे याद आ गया, शेर तू इधर उधर की बात ना कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से शिकवा नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये दोनों राहबर थे जो आपसे बात कर रहे थे और कुछ चीज़ों को एडमिट कर रहे थे और कुछ को डिनाई कर रहे थे। बात यह है असनाद साहब कि आप देखें जी, जो इन्होंने सवालात उठाए हैं आपके ऑडिट वालों ने, उन्होंने जिनके इनके अभी तक इन्होंने जवाबात उनको नहीं दिए हैं, वो हैं BNC के हवाले से, उन्होंने कहा है बेनिफिट के हवाले से,
डेपुटेशन के हवाले से अभी देखें ना, ये बार बार हमें यही कहा जा रहा था अभी आपको प्रोग्राम में कि ये मैटर कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में केस इस पर चल रहा है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो आपके इदारे में 5 डेपुटेशन अफसर क्यों बैठे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 इस पे फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के डेपुटेशन पे, ओपीएस। लेकिन इस पे मोहम्मद रियाजुद्दीन जो डीजी इन्वेस्टमेंट हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 358 मुलाजमीन को टर्मिनेट भी कर दिया है। हम आगे भी देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मामला अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप समझते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? अगर बेहतरी की तरफ जा रहे थे तो वो एक साल हो गया इसको, इस चीज को 1 साल हो गया। अगर बेहतरी की तरफ जा रहा था तो 380 लोग तो इन्होंने टर्मिनेट कर दिए, वो तो चले गए। लेकिन वो साथ अपने 167 गाड़ियां भी ले गए हैं, सरकारी गाड़ियां जो भी जीपी नंबर प्लेट की वो उनके पास चल रही हैं, पेट्रोल है, मेडिकल बुक्स उनके पास मौजूद है, अभी पेट्रोल कार्ड्स उनके पास मौजूद हैं, लैपटॉप्स उनके पास मौजूद है, यूएसबी से वो सारी चीजें ले गए। अगर बेहतरी की तरफ जाते तो ये बताएं कि इन्होंने 5, 4, 2, 3 एक गाड़ी उनसे वसूल की हो, एक बात। दूसरी बात ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया आपको, और 3 साल गुजर गए इस फैसले को, 5 डेपुटेशन अफसर आपके पास और 10 ओपीएस अफसर आपके पास, हाई जो बदसूर बड़ा जमान है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या किया इन्होंने? कोई फंक्शन तो बताएं हमने ये काम सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया है, कोई एक बता दें ये। लेकिन हसाद साहब एक इंतहाई लास्ट में एक बात करता चलूं, अगर ये इदारा इसी तरह से इसी रवैश से चलता रहा तो 2025 में इसके पास मौजूद जो अरबों रुपए हैं ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक पिछले साल 2014 में इन लोगों ने जो अखराजात किए हैं वो अखराजात हैं 1,88,21,00,000 रुपए इन्होंने पिछले साल दिए हैं, और जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन वसूल किया है वो तो मात्र 93 करोड़ है, वो 1 अरब भी नहीं बनता है। तो इसी तरह से अगर ये इदारा चलता रहा तो 2025 में इसको जरूरत नहीं है सूबों को देने की, ये 2025 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजमत अली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया ईओबीआई के मजीद स्कैंडल्स को। ये पैरा रिपोर्ट जो उसकी कंपनी प्राइमाको को गैर कानूनी करार देता है। इसके अलावा हमने वर्कर्स की आपको बातें सुनाई कि किस तरह मिली भगत करके वर्कर्स का जो इस्तेसाल है वो किया जा रहा है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोबारा तौर पे मेरा ख्याल है जफर गोंदल की तरह का एक और स्कैम जो है वो तला बैठा हुआ है। एक और स्कैम जो है वो मंजर आम पर आने के लिए तैयार है, जिसमें नजर आएगा कि किस तरह ईओबीआई में जिन अफसरान को निकाला भी गया वो गाड़ियों और दीगर मामला भी ले गए। ईओबीआई को शदीद माली बहरान का सामना भी करना पड़ सकता है। और वाकई अगर यही सूरत हाल रही, जिस तरह गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि ईओबीआई को एक बार फिर मुख्तलिफ सूबों को 18वीं तरमीम के तहत ये इख्तियारात को तफवीज कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि उसकी शायद नौबत ही पेश नहीं आएगी। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने, हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। देखते रहिए डॉन न्यूज़।